बेटा हमने डिस्कस किए थे ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल, और अब हमारे पास हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो बच्चों ने हमसे पूछी हैं। और ये प्रॉब्लम दरअसल बेस्ड है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर। और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट दरअसल AIEEE और IIT के सिलेबस में है। बोर्ड के सिलेबस में चार्जिंग डिस्चार्जिंग को रिप्लेस कर दिया गया है, हटा दिया गया था। तो आपको सिर्फ इनके फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, क्योंकि एक दो न्यूमेरिकल अगर NCERT के अंदर पूछे जाते हैं तो आपको बस उन पे फोकस आउट रखना है कि वो है क्या। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे हैं, जो कि भाई चार्ज और डिस्चार्ज किस में होगा। करंट की बात हो रही है तो इंडक्टर में होगा, और अगर चार्ज स्टोरेज की बात हो रही है तो कैपेसिटर में होगा। तो देखो करंट के लिए हमारे पास चार्जिंग का फॉर्मूला होता है I बराबर I0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टो। यहाँ पर जो टो है ना, वो एक टाइम कांस्टेंट है, या जिसे हम इंडक्टिव कांस्टेंट भी बोल देते हैं, जिसमें इस टो की वैल्यू ई की पावर माइनस टी बाई टो है। बेटा ध्यान दो, तो ई की पावर माइनस टी बाई टो, ये जो टो है ना, ये यहाँ पर है L बाय आर के। किसके बराबर है? L बाय आर के बराबर है। ये जो टी बाई टो हमारे पास आया है, ये टो रिप्रेजेंट द इंडक्टिव कांस्टेंट, या जिसे हम टाइम कांस्टेंट भी बोल देते हैं। अगर चार्जिंग के लिए एक इंडक्टर में करंट की वैल्यू होती ये है, तो डिस्चार्जिंग मतलब एक इंडक्टर से जब आप की को इंसर्ट कर लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है करंट उसमें घटने लगता है। तो करंट की जो घटती वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? बस ये वन यहाँ से हटा दो, तो क्या बन गया? I बराबर I0 ई की पावर माइनस टी बाई टो वहीं रहेगा L बाय आर। इसी तरह से अगर मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, तो कैपेसिटर में Q बराबर Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टो। यहाँ पर कैपेसिटर के अंदर ये जो टो है ना, कैपेसिटर में, इंडक्टर के अंदर तो करंट होगा, तो इंडक्टर में तो ये टो हमारे पास ये होता है, इसको टाइम कांस्टेंट बोल देते हैं, या इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट भी बोल देते हैं। लेकिन जब यहाँ कैपेसिटर की बात होगी तो कैपेसिटर में चार्ज का या तो स्टोरेज होगा, मतलब वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, या कैपेसिटर क्या हो रहा होगा? डिस्चार्ज। तो उस केस में इस टो की वैल्यू है वो होगी बेटा RC के बराबर, टो बराबर RC। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने, कैपेसिटर में टाइम कांस्टेंट होता है RC के बराबर, और इंडक्टर में टाइम कांस्टेंट होता है L बाय आर के। ये सब कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं इन पर क्वेश्चंस, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर एक दो क्वेश्चन अभी तक तो बोर्ड में तो आते ही नहीं है, बोर्ड में ये क्वेश्चन आते नहीं है, अगर कोई NCERT में आपको एक आधा न्यूमेरिकल ऐसा मिल जाता है तो आपको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट को आपको अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है, और जो जैसा बोल रहा है वैसा ही हमने यहाँ डिस्कस करना है। तो दो प्रॉब्लम्स हमसे बच्चों ने पूछी थी इस पर, तो वो देखो कैसे डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कॉइल है, a coil of resistance of 15 ohm and inductance of 10 Henry is connected with a 90 volt DC। 90 वोल्ट DC के साथ एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर को हमने कनेक्ट किया है। तो बताओ 2 सेकंड के बाद उसमें करंट कितना होगा, और एनर्जी स्टोर उस इंस्टेंट पर कितनी होगी। तो उसने दो बातें हमसे पूछी हैं, तो एक एक करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो पहले जो गिवन है वो लिख लो। गिवन है R की वैल्यू है 15 ओम, L की वैल्यू है 10 हेनरी, टाइम की वैल्यू 2 सेकंड, वोल्टेज 90 वोल्ट DC, और एनर्जी स्टोर, और हमसे पूछा है करंट। तो करंट बताओ और एनर्जी स्टोर बताओ। तो भाई इंडक्टर की बात हो रही है, तो ये सर्किट तो हो गया RL। भाई इंडक्टर के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? हाफ LI²। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप करंट निकाल लोगे वो करंट इसमें रखते ही आपके पास एनर्जी स्टोर आ जाएगा। तो आपको बस इतना करना है कि ये जो हमारे पास एनर्जी स्टोर आया, ये जो करंट है ना, इसकी वैल्यू निकाल लो, ताकि हम इस एनर्जी स्टोर की वैल्यू निकाल सकें। ये एनर्जी स्टोर और ये करंट। तो भाई अब यहाँ पर आप 90 वोल्ट DC इसको अप्लाई कर रहे हो, अब करंट निकालोगे कैसे? क्योंकि यहाँ पर तो DC अप्लाई की गई है। अब जब एक DC अप्लाई करते हैं एक इंडक्टर के अक्रॉस, तो उसमें हम बेटा जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है वो हम इसमें लगा देंगे। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो हमें इसमें एक तो पीक करंट निकालना होगा, क्योंकि हमने जो अभी पढ़ा भाई कैपेसिटर इंडक्टर को जब हम चार्ज करेंगे, आप 90 वोल्ट दे रहे हो तो इंडक्टर में करंट बढ़ने लगेगा। तो करंट जब बढ़ता है तो I बराबर I0 1 माइनस ई की पावर T अपॉन में टो, ये फॉर्मूला ही तो लगाऊंगा।
और ये जो टो है वो अभी अभी बता के आया हूं मैं, इंडक्टर में किसके बराबर होता है, L बाय आर की। तो टो की वैल्यू तो एक बात तो कंफर्म होगी, L कितना है 10 और R कितना है 15। दैट मीन्स टो इज इक्वल टू 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। टो की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। आपको ध्यान से समझना है इस चीज को। तो आई बराबर, एसी नहीं है, एसी सोर्स अगर कटता ना तो फिर वो LR सर्किट हो जाते, मतलब फेजर वाला काम हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ 90 वोल्ट डीसी लगाया है तो हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे। और आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी, टी कितना दे रखा है 2 सेकेंड, टो मैंने निकाल लिया। ई की वैल्यू हमें पता है, 11th क्लास में मैंने आपको एक्सपोनेंशियल पढ़ाए थे मैथमेटिकल टूल में, तो उसमें मैंने बेटा एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी बताई थी आपको, 2.718, यही था ना। इसका भी हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो आई नोट पीक करंट कैसे निकालेंगे, पीक वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर इंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, उसने कितना जोड़ रखा है 15 ओम, तो ये हो गया ई नोट अपॉन में आर 1 माइनस ई की पावर माइनस का 2 में टो की वैल्यू कितनी है 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ऐसा ही लिखूंगा। आई बराबर ई नोट कितना है 90, आर की वैल्यू 15, 1 माइनस ई की पावर -3 आ जाएगा क्योंकि 2 से 2 कट गया। तो आई बराबर 6, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी 2.718, इस सारे की पावर -3, यही लिखूंगा भाई, ऐसे ही लिखा जाएगा इस चीज को। और जब आप ये चीज लिखोगे, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कितना आएगा 6, 1 माइनस, इसको मैंने सोल्व किया तो हमारा जो आंसर आया वो आया बेटा 0.05 अप्रोक्सीमेटली। और इसको सॉल्व करने पर जो हमारे पास वैल्यू आई वो कितनी आई 5.7 एम्पियर। तो करंट जो हमें 2 सेकंड में चाहिए था एक इंडक्टर के अक्रॉस 90 वोल्ट डीसी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो करंट कितना आ गया 5.7 एम्पियर, ये आ गया। ठीक है, अब करंट आ गया है तो एनर्जी स्टोर भी निकाल लेंगे। तो U बराबर हाफ ऑफ L आई स्क्वायर। तो I की वैल्यू आपने निकाल ली 5.7, L कितना दे रखा है 10 हेनरी, वो इसमें पुट करेंगे तो U आप निकाल लोगे। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना है कि इसमें क्या पूछा है और क्या हमें निकालना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो देखो कैसे करना है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो मैं यहां लिख देता हूं रजिस्टर का रेजिस्टेंस 100 ओम। लो जी, और इसको सोर्स से कनेक्ट किया गया है। सोर्स की वैल्यू हमें दे रखी है E बराबर 12 साइन 250 पाई पर सेकेंड टी, ये दे रखा है 250 पाई पर सेकेंड, ये पर सेकेंड है, इसको चाहे हटा दो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 250 पाई इंटू टी, तो ये ओमेगा हो गया। 250 पाई क्या है यहाँ पर ओमेगा। और ये कह रहा है कि फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड एज अ हीट ड्यूरिंग T इज इक्वल टू 0 टू T इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड, मतलब 0 से 1 मिली सेकेंड के बीच में कितनी हीट डिसिपेटेड होगी ना, वो हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला तो हमने एक ही पढ़ा है, H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। इसको वोल्टेज की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, यही होगा, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में आई तो दे नहीं रखा, ई दे रखा है, तो ई की फॉर्म में तो हीट का फॉर्मूला यही होगा। लेकिन मुझे ये हीट डिसिपेशन चाहिए 0 से 1 मिली सेकेंड, तो इसका मतलब किसी स्मॉल इंस्टेंट पर अगर मैं हीट डिसिपेशन लिखूं तो वो हीट डिसिपेशन ऐसे लिखा जाएगा DH इज इक्वल टू, और यहाँ कर दूंगा DT, भाई जहाँ H और T था वहाँ क्या लिख दूंगा DH और DT। और टोटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, टाइम की वैल्यू 0 से 1 मिली सेकेंड, मिली का मतलब 10 की पावर -3। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या था और हमें क्या लगाना है। बहुत आसान सी चीज है बेटा कि हीट डिसिपेशन हमें दे रखा है ई स्क्वायर आर और इंटू dt, तो हमें ई की वैल्यू और आर की वैल्यू दोनों दी हुई है, और टाइम उसने कहा है कि 0 से 1 मिली सेकेंड के लिए आपको निकालना है। तो 1 मिली सेकेंड का मतलब टाइम वेरी कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मैंने ETA मान ली,
टोटल के लिए हम हीट करेंगे तो इंटीग्रेशन कर दूंगा, और वो इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 1 मिली सेकेंड, मिली का मतलब 10⁻³ इसको सोल्व करना है। तो dH का तो हो गया h, e स्क्वायर का मतलब 12 साइन इंटीग्रेशन अपॉन में 100 250 पाई टी और इस सारे का होल स्क्वायर इंटू डी टी, क्योंकि ई का स्क्वायर कर रहे हो तो इसका मतलब इस सारे का स्क्वायर करना होगा आपको। तो ये जो स्क्वायर हमने किया तो उससे आ गया 12 12 144, नीचे आ गया 100, अंदर इंटीग्रेशन के क्या आ गया साइन स्क्वायर 250 पाई टी और इंटू डी टी, लिमिट 0 से 10⁻³ 0 से 10⁻³ ये आ गई है। अब मैंने तुम्हें ये इसको हम थीटा मान लें, इसको हम थीटा मान लें, तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें बताया कि हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसको कैसे करेंगे, जब मैंने शुरुआत में तुम्हें समझाया था तो उस समय मैंने तुम्हें जब एवरेज पावर वगैरह बताए थे तो उस समय मैंने तुम्हें ये साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखना सिखाया था। तो साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, h बराबर 144/100, साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस, h बराबर 144/100 इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2ω/t/2 लिख सकता हूं। भाई हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस 2θ/2 होता है ना। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कोस 2θ, मतलब थीटा कितना है 250 पाई टी, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 500 पाई टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 और इंटू डी टी, 0 से लिमिट कितनी 10⁻³ तो आपको बस ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। h की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं 36/25 लिख सकते हैं। 12 से 2 से काटेंगे तो 72, 50, 72 का आधा 36 और 50 का आधा 25, और ये 2 बाहर आ जाएगा तो 25 दूनी 50, फिर से हो गया ये 2 बाहर आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन तो कितना हो गया t, और कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन 500 पाई टी, और 500 पाई टी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 500 पाई, लिमिट 0 से 10⁻³ ये इसका इंटीग्रेशन होगा। भाई 2 बाहर ले लिया, इसको सोल्व करेगा तो 36/50, इसको और काट देना आगे। 1 का इंटीग्रेशन t, कोस का इंटीग्रेशन साइन, और 500 पाई टी का डिफरेंशिएशन नीचे क्या होगा 500 पाई। h बराबर 36 को हम लिख सकते हैं 18/25, 1 t पर लिमिट लगा दो 10⁻³ - 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस का 1/500 पाई, और अब साइन 500 पाई टी पर लिखेंगे तो 10⁻³ माइनस साइन 0 ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पर, h बराबर 18/25, यहाँ से तो आएगा 10⁻³ - 0, तो ये तो हो गया, माइनस 1/500 पाई मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो यहाँ पर जो साइन, क्योंकि वो साइन 0 तो 0 हो गया, इधर से क्या बचा साइन 500 पाई 10⁻³ तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 500 पाई, और t की जगह 10⁻³ था उसको 1/1000, तो इसको काटेंगे तो 2 से 2 0 और 5 दूनी 2, तो ये आ गया हमारे पास कितना π/2 बचेगा यहाँ से, तो 10⁻³ माइनस का 1/500 पाई गुणा में साइन π/2 कितना हो गया 1, तो h बराबर 18/25। अब इसको सॉल्व करना है, 18/25 10⁻³ को 1/1000, यहाँ से 1/500 पाई और गुणा में 1, क्योंकि यहाँ पर साइन π/2 बचा, और साइन π/2 कितना होता है 1 होता है। तो इसको आपने सॉल्व करना है बेटा, और जब आप ये सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2.61 × 10⁻⁻4 जूल। दैट इज द रिक्वायर्ड हीट dissipated during the time interval 0 to 1 millisecond।
तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार पूछा जाता है कि एक मैग्नेट को अगर मैं इस कॉइल से ड्रॉप करूं तो इस कॉइल के रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज और टाइम के बीच में ग्राफ है ना वो ड्रॉ करो, या कई बार वो ड्रॉ करके ग्राफ ऑलरेडी देकर ये पूछेगा कि भाई ये वाला जो पीक है ना वो शार्प क्यों है। तो दोनों क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने हैं कि भाई इस केस में ग्राफ कैसा होगा, और अगर ग्राफ दे रहा है तो ये पीक है ना वो शार्प क्यों होगी। तो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। तो बेटा जब ये मैग्नेट इसमें हम ड्रॉप करेंगे तो ये मैग्नेट इसमें एंटर करने से पहले फ्लक्स क्या होगा इसका, इंक्रीज। और हमें पता है कि फ्लक्स जब इंक्रीज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस कोज को अपोज करता है जो उसकी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहले केस में जब ये मैग्नेट इसके अंदर एंटर करने वाला होगा उस समय तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, लेकिन एक बार ये एंटर कर यहाँ पहुंच गया, एक बार इसमें एंटर कर गया, आधा बाहर आधा अंदर, तो फ्लक्स क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। कहने का मतलब है जैसे ये पहला केस था, इस केस में तो फ्लक्स क्या हो रहा, इंक्रीज, क्योंकि मैग्नेट इसकी तरफ बढ़ रहा है। दूसरे केस में मान लो मैग्नेट यहाँ पहुंचा इस तरह से, तो मैग्नेट जब ऐसे पहुंचेगा तो उस केस में आधा मैग्नेट अंदर आधा बाहर, तो इसका मतलब फ्लक्स जैसे जैसे इसके अंदर एंटर होता जाएगा फ्लक्स डिक्रीज होता जाएगा। फ्लक्स पहले इंक्रीज कर रहा था जब ये बाहर था, जैसे इसमें एंटर करेगा फ्लक्स बिकम्स डिक्रीजिंग, और जब मैग्नेट इसके बीचों बीच पहुंचेगा, ये मैग्नेट इस कॉइल के बीचों बीच जब पहुंचेगा तो फ्लक्स पूरी तरह से क्या हो चुका होगा, जीरो। फ्लक्स क्या हो चुका होगा, जीरो। ये ध्यान रखना, क्योंकि फ्लक्स पूरी तरह से डिक्रीज हो चुका होगा, इसका मतलब फ्लक्स जब ये मिड में होगा तो उस केस में फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। और फ्लक्स अगर जीरो है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कितना होगा, जीरो, जैसे कि आप देख रहे हो। तो शुरुआत में फ्लक्स इंक्रीज है, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी देखो शुरू में इंक्रीज हुआ, लेकिन जैसे ही मैग्नेट इसमें अंदर एंटर करने लगेगा फ्लक्स धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा, और जब पूरी तरह से बीच में आ जाएगा तो फ्लक्स की वैल्यू पूरी तरह से क्या होगी, जीरो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कितना हो गया, जीरो। वोल्टेज और टाइम के बीच में ये ग्राफ है, तो ईएमएफ और टाइम भी बोल सकते हैं बेटा इसको। तो पहला केस तो यहां से यहां तक की पीक तो हमें क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, जब ये मैग्नेट यहां से बाहर आने लगेगा, अब जैसे जस्ट बाहर यहां से बीच में से जब ये दूसरे जो जहां से बाहर निकलेगा उस एंड की तरफ बढ़ेगा तो दोबारा से फ्लक्स इंक्रीज होगा, दोबारा से जब यहां से यहां तक पहुंचेगा। इस केस के अंदर यहां से यहां तक के केस में तो क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज, फाई की वैल्यू इंक्रीज करेगी। और जब यहां से यहां तक के केस में फ्लक्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब ये यहां से यहां पर फ्लक्स की वैल्यू जीरो, अब ये से बाहर आने लगेगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। इसमें एंटर कर रहा था तब फ्लक्स घट रहा था, बाहर निकलने लगेगा तो फ्लक्स बढ़ने लगेगा फिर से। तो आपको अपोजिट केस ध्यान रखने हैं कि यहां से यहां तक का समझ में आ गया तो इसके अपोजिट चलो अब, क्योंकि जब वहां था तो फ्लक्स इंक्रीज, यहाँ एंटर कर गया फ्लक्स डिक्रीज, यहाँ जीरो, अब जीरो के बाद यहाँ से आएगा तो फ्लक्स दोबारा से घटने लगेगा, बढ़ने लगेगा, फ्लक्स बढ़ने लगेगा। क्यों भाई, क्योंकि फील्ड लाइंस बढ़ने लगेंगी, फील्ड लाइंस का जितना ज्यादा पास आउट होने लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स की वैल्यू बढ़ने लगेगी, फ्लक्स बढ़ने लगेगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जैसे ये मैग्नेट इस बाहर आएगा तो देखो यहाँ से यहाँ तक के केस में अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंक्रीज हो गया, और जैसे ये बाहर आएगा इट जस्ट मूव आउट फ्रॉम द कॉइल देन द फ्लक्स बिकम्स डिक्रीज। जैसे ही बाहर आएगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, डिक्रीज। जैसे ही फ्लक्स डिक्रीज होगा तो हम कहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो फ्लक्स इंक्रीज, लेकिन जैसे ही जैसे आधा बाहर आधा अंदर आया तो उस केस में फ्लक्स घटने लगेगा। पूरी तरह से बाहर आएगा तो फ्लक्स पूरी तरह से घटकर कितना हो जाएगा, जीरो। फ्लक्स जीरो तो यहाँ पर इस पॉइंट तक तो यहाँ तक तो फ्लक्स मैक्सिमम, जैसे ही आधा बाहर आधा अंदर होगा उसके वहां से ये फ्लक्स घटने लगेगा, और फ्लक्स की वैल्यू घटेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी घटेगी टाइम के साथ, और ये जीरो हो जाएगा। अब क्योंकि इस पर ग्रेविटी भी लग रही है तो ये जब ये बाहर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर आते वक्त मतलब एंटर कर रहा था ना जब इसकी वेलोसिटी कम थी, क्योंकि हमने पढ़ा है इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस कोज को अपोज करता है जो उसकी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब ये एंटर कर रहा था तो इसके अपोजिशन हो रही थी कि भाई तो एंटर मत कर। अब ये जब बाहर आएगा तो इस पर ये नीचे की तरफ दूसरे एंड से बाहर निकलेगी तो इस पर ग्रेविटी भी लगेगी, तो इट जस्ट मूव आउट विद अ वेरी फास्ट वेलोसिटी, दैट्स व्हाई द पीक विल बी शार्प। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बेटा इस तरह का एक वेरिएशन दिखाई दे रहा है जिसमें मैंने 3 वेव फॉर्म दिखाई है। एक वेव फॉर्म तुम्हें दिख रही है ए, लाइक दिस।
बी वेव फॉर्म है वो तुम्हें दिख रही है बिल्कुल पीक में यूं जाकर फिर यूं फिर यूं फिर यूं, ये इस तरह से। और सी वाली वेव फॉर्म यहां से शुरू होकर कुछ इस तरह से वेरिएशन शो कर रही है। और क्वेश्चन बोर्ड में ये पूछा जाता है कि पहले तो ये बताओ ये जो वेरिएशन है ना वो किस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए एक्सप्लेन किया गया है। पहला पॉइंट तो ये पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये पूछा जाता है कि ये ए बी सी है ना वो किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें वोल्टेज कौन सा है और करंट कौन सा है। तो आप इसमें दो वेरिएशन को देख रहे हो, ए और सी, ध्यान से देखो क्योंकि मैंने 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पढ़ाए हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। और इसमें वेरिएशन आपको फेजर अगर याद है तो आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये कैपेसिटर के लिए इंडक्टर के लिए। तो इसमें ध्यान से देखो ए और सी को, ए और सी एक तरह से ऐसे वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फेजर में हमने लिखा था कैपेसिटर के लिए, वी और आई का वेरिएशन। तो ये कैपेसिटर के लिए लिखा गया एक वेरिएशन है जिसमें करंट वोल्टेज है ए और सी। तो पहला पॉइंट तो इसमें ये पूछा जाएगा कि भाई ये किस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए वेरिएशन लिखा गया है और इन ए बी सी में से कौन करंट है, कौन वोल्टेज है और कौन पावर है। ठीक है भाई, तो ये दो बातें आपसे पूछी जाएंगी। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अगर फेजर मुझे पता है ना वी और आई कैरेक्टरिस्टिक के, तो बेटा आप आर एल सी तीनों के अगर फेजर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को देखते ही 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे कि भाई ये किस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए पूछ रहा है। तो पहली बात तो किस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले इसमें देखो कि वी और आई का जो वेरिएशन है ना वो किस तरह से लिखा गया है। क्योंकि करंट है वो वोल्टेज से आगे चलता है कैपेसिटर के अंदर, तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ ए और सी को ध्यान से देखो तो करंट आगे चल रहा है, मतलब जो सी वाला पार्ट है ना वो करंट को एक्सप्लेन कर रहा है और ए वाला वेव वेरिएशन है वो वोल्टेज को शो कर रहा है। तो एक तो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कैपेसिटर है, इसमें ये पूछेगा तो ए है ना वो तो वोल्टेज को शो कर रहा है, सी है वो करंट को शो कर रहा है, और जो बी वाली वेव है वो बची किसको बेटा, पावर को एक्सप्लेन कर रही है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अगर ये सी वाली वेव यहां से शुरू ना होकर नीचे से शुरू होती तो ये इंडक्टर के लिए बन जाता, और हमें पता है कि इंडक्टर हो या कैपेसिटर उसमें एवरेज पावर हमेशा कितनी होती है, 0। ठीक है भाई, और एवरेज पावर कितने टाइम वेव के लिए लिखी जाती है बेटा, हाफ टाइम के लिए। किसके लिए लिखी जाती है, हाफ टाइम के लिए। और आरएमएस है वो कितने के लिए लिखी जाएगी बेटा, आरएमएस करंट है वो कितने वेव फॉर्म के लिए लिखा जाता है, कंप्लीट साइकिल के लिए लिखा जाता है। लेकिन एवरेज करंट है वो हमेशा हाफ साइकिल के लिए लिखा जाता है, ध्यान रखें इस बात को। तो एवरेज पावर अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर इज ऑलवेज 0।